चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं डे 6 के डिस्कशन को। डे 6 का टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश की वास्तुकला। जो टॉपिक आपको कल मिल गया था, आप सभी ने पढ़ लिया होगा। आज उसका डिस्कशन करेंगे। फिर शाम को 2 प्रश्न मिल जाएंगे, जैसे रोज हम रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए टॉपिक्स क्या क्या थे। पहला टॉपिक था उत्तर प्रदेश की वास्तुकला से संबंधित हम मौर्यकालीन वास्तुकला देखेंगे, मौर्योत्तरकालीन वास्तुकला देखेंगे, इसके बाद फिर हम गुप्तकालीन वास्तुकला देखेंगे और खासकर वो विषय यहाँ पर देखेंगे जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा। पूरा हम आर्किटेक्ट नहीं देखने वाले हैं यहाँ पर, केवल हम वह सारे टॉपिक्स यहाँ कर लेंगे अपने साथ डिस्कस जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इसके बाद हम इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के बारे में एक ब्रीफ तरीके से समझ लेंगे और फिर यहाँ से संबंधित प्रश्न भी कर लेंगे। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए भाई, इससे रिलेटेड क्या कोई क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में? तो पिछले साल ही एक बार पेपर हुआ है और क्वेश्चन जो बना था 8 नंबर में प्रश्न आया था, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द साइट्स रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये तो मैंने पिछला अच्छा पढ़ दिया, सॉरी। क्वेश्चन था आपका, आगरा के स्मारक की वास्तुगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो यहाँ डिस्कस द आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा। तो आगरा के मॉन्यूमेंट्स जितने भी हैं उसके आर्किटेक्चर फीचर्स आपसे पूछे गए थे। अब हमें क्या करना है, पूरा वास्तुकला का अध्ययन कर लेना है, एक एक काल के बारे में समझ लेना है, किस तरीके से हमारा आर्किटेक्ट विकसित हुआ था। शुरू करें फिर आज का वीडियो। पहले क्या है, सबसे पहले देखो, अगर हम वास्तुकला की शुरुआत करेंगे तो हड़प्पा काल से सोचना शुरू करते हैं हम। ठीक है भाई, तो हड़प्पा काल में जो वास्तुकला की विशेषताएं हैं, जो हम नगरीय विशेषताएं देखते हैं, वो पेपर 1 के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जब हम आर्ट एंड कल्चर का पार्ट पढ़ते हैं कि हड़प्पा कालीन जो नगरीय व्यवस्था थी उसकी जो नगरीय विशेषताएं थी उसमें कैसे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी, किस तरीके से जो गली थी, गली में दरवाजे जो थे वो गलियों की ओर खुलते थे, है ना। ये सारी नगरीय विशेषताएं, जो बड़े बड़े स्नानागार, बड़े बड़े अन्नागार बताए गए, सब कुछ हम कहाँ देखते हैं, सब कुछ हम पेपर 1 में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम उत्तर प्रदेश की वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे तो इसको क्या है, हम पेपर 1 के लिए भी छोड़ देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो मौर्य काल पर आ जाते हैं। मौर्यकालीन यदि स्थापत्य कला पर लिखने को आएगा तो कुछ स्थापत्य का पार्ट उसका होगा जो उत्तर प्रदेश में मौजूद होगा, तो इसीलिए यहाँ पर प्रश्न बनने की गुंजाइश है। क्लियर बात है। तो सबसे पहले अगर बताइए, प्रश्न आपसे बनाया गया कि मौर्यकालीन या उत्तर प्रदेश से संबंधित मौर्यकालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं बताइए, या स्थापत्य कला की विशेषताओं को बताते हुए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विवेचना कीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जा सकता है भाई। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे? टैकल करने का देखो सबसे बढ़िया तरीका है, कोई वहां पेपर 1 से और यहाँ पेपर 5 में बहुत ज्यादा अलग नहीं सोचना है। जो फैक्ट्स डालने हैं ना, उन फैक्ट्स में उत्तर प्रदेश संबंधी तथ्यों को ज्यादा शामिल करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर बस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 5 का क्वेश्चन बन जाएगा। जब हम ओवरऑल पूरा फैक्ट्स कहीं से भी उठा करके भारत के संदर्भ में डाल देंगे तो वह पेपर 1 का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो जैसे मौर्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में जब लिखना होगा तो इससे पहले 2 डायमेंशन पर सोचना है। इस काल की जो स्थापत्य कला थी वो आपकी एक दरबारी कला के रूप में विकसित हुई, दूसरी आपकी लोक कला के रूप में विकसित हुई। ठीक है भाई। तो यहाँ क्या है, ये माइंड मैप आपको बना लेना है, या ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं जिसे। तो यह क्या है, अपने माइंड में पहले से ही ब्रेन में बना लेना है कि हम इसका आंसर लिखेंगे और यह 5 से 6 सेकंड के भीतर हो जाना चाहिए कि हम जो आंसर लिखेंगे उसके पहले हम किस तरीके से इस स्थापत्य कला के बारे में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे कि पहले हम दरबारी कला लिख देंगे, फिर उसके फीचर्स बताएंगे, फिर लोक कला के बारे में लिख देंगे। और ये तभी आएगा जब ऐसे शॉर्ट नोट्स आपके पास होंगे, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स होंगे या ये शॉर्ट नोट्स होंगे और इनको आप अपडेट करोगे, बार बार रिवीजन करोगे इनका, है ना, या बार बार अभ्यास करना पड़ेगा भाई। क्योंकि आप आंसर अगर नहीं लिख रहे हो तब भी दिक्कत है, पढ़ के फिर भूल जाओगे कुछ दिनों के बाद, स्वाभाविक सी बात है। तो जैसे दरबारी कला के भीतर आप क्या देखोगे, दरबारी कला के भीतर आपको स्थापत्य नजर आएगा राजमहल, स्तूप और स्तंभ। यह 3 प्रमुख स्थापत्य हैं जो दरबारी कला के भीतर नजर आएंगे। और दरबारी कला और लोक कला में अंतर समझ रहे हो आप? दरबारी कला मतलब है जिन कलाओं का राजाओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो, यानी कि राजा के दरबार से संबंधी जो कलाएं होंगी वो सारी दरबारी कला के भीतर आएंगी। और जो लोक कला थी ये पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय कला के रूप में भी जानी जाती थी। और ये किसके बीच लोकप्रिय होंगी? लोक के बीच, यानी कि लोगों के बीच, जन साधारण के बीच। तो वह कला कौन सी होगी? आपकी लोक कला कहलाएगी। तो इस आधार पर देखो मौर्यकालीन जो कला है आपकी स्थापत्य कला है, इसका विभाजन किया गया। अब हम दरबारी कला के भीतर देखेंगे, पहला राजमहल है, दूसरा स्तूप है, तीसरा स्तंभ है। एक एक करके इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए जा रहे हैं और आप समझ लो उनको। जैसे राजमहल के बारे में जब भी लिखोगे आप, इस काल की जो विशेषता बताओगे तो राजमहलों के बारे में बताना है कि मौर्यकालीन जितने राजमहल थे ना, ये सारे के सारे लकड़ी से निर्मित होते थे। और इसका उदाहरण भी आपको देना है तुरंत। जैसे कोई अगर आपको बात रखनी होती है, उस बात को अगर सिद्ध करना है,
उस बात को अगर आप अपने बात को अगर आप सिद्ध करना चाहते हो या प्रूफ करना चाहते हो तो उसके लिए कोई तथ्य दोगे ना। तो तथ्य में आपको बताना है कि लकड़ी से निर्मित थे। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं पाटलिपुत्र का दरबार, जो पाटलिपुत्र का राजमहल था, इसको हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। यहां से आपके दी हुई कही हुई बात की ऑथेंटिसिटी भी क्लियर हो जाती है। फिर आपको बताना है मौर्य काल में ही आपका मेगस्थनीज घूम रहा था और मेगस्थनीज के द्वारा पुस्तक लिखी गई इंडिका। इंडिका में बोला गया कि यह जो पाटिलपुत्र का दरबार है ना, ये भैया धरती पर स्वर्ग के समतुल्य है। तो इन चीजों को भी आपको शामिल करना चाहिए जब भी आप अपने आंसर को लिखिएगा। तो राजमहल के बारे में विशेषता बतानी है जब उसकी, तो इन कुछ पॉइंट्स के साथ में आप अपनी विशेषताएं बता सकते हैं। फिर जब स्तूप के बारे में बताओगे तो यहाँ पर जो स्तूपों का निर्माण होगा वह प्रारंभिक स्तूप होंगे। समझिए जो शुरुआती स्तूप होंगे, तो शुरुआती स्तूप होंगे तो आप कॉमन सेंस बेस पर समझने की कोशिश करो कि इन स्तूपों का जो निर्माण होगा सामान्यतः ईंटों से निर्मित होंगे। तो यहाँ हमने समझा कि इन स्तूपों का जो निर्माण होगा, निर्माण में प्रयुक्त सामग्री होगी वह ईंटों का प्रयोग किया जाएगा। तो पहली चीज निकल कर आई। दूसरे इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे आपको सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, यह कुछ उदाहरण याद रखने हैं जिनका संबंध मौर्य काल से था। साथ ही धमेक का स्तूप भी अशोक के काल से संबंधित बताया जाता है, उसको भी आप चाहो एग्जाम्पल के तौर पर डाल सकते हो, लेकिन बहुत अधिक क्लियर नहीं है भी उसके बारे में। लेकिन ये दो एकदम कंफर्म है, भरहुत का स्तूप और सांची का स्तूप। इनको अपने उदाहरण में शामिल करना और स्तूपों का जहां फिगर बनाने का छोटा सा मौका मिले तुरंत आपको क्या करना है, एक फिगर बनाना है इस तरीके का। और शुरुआती स्तूप है, बहुत साधारण सा स्तूप बना देना है। अंड बनाते हुए ऊपर हर्मिका बनाना है और साइड में आपको चाहे तो वेदिका बना दीजिए, चाहे तो ना बनाइए, है ना। शुरुआती स्तूप बहुत साधारण प्रतीत होते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो तीसरा आपका कौन सा है स्थापत्य दरबारी, तो स्तंभ है। स्तंभ में क्या लिखोगे, स्तंभों में देखो आप जानते हैं पहले राजाओं के द्वारा, खासकर अशोक के द्वारा जो स्थापत्य के स्तर पर एक तो शिलालेख थे, वृहद शिलालेख थे, लघु शिलालेख थे, पीछे पढ़े हमने। शिलालेख में क्या होता है, पत्थर पर सीधा सीधा लिख दिया तो शिलालेख हो गया। और लेकिन एक आपका स्तंभ लेख भी है। स्तंभ लेख का क्या मतलब था, पहले स्तंभों का निर्माण कराता था और फिर स्तंभों पर लेखन कराता था, है ना, अभिलेख लिखाता था, तो वह स्तंभ लेख कहलाए। अब स्तंभों का निर्माण भी कराया गया अशोक के द्वारा। यह भी हमने पढ़ा था कि इन स्तंभों का निर्माण जो हो रहा था वो चुनार पत्थर, है ना, चुनार की जो मीनार, चुनार के जो खाने थी ना, वहां से ही आपका क्या प्राप्त हो रही थी, आपका उसके लिए जो सामग्री प्रयोग होती थी वह चुनार की खानों से प्रयोग होती थी। और यह चुनार की खाने कहाँ थी, यह चुनार की खाने आपकी मिर्जापुर में मौजूद थी। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। साथ ही अब समझते हैं स्तंभ का जहां मौका मिलेगा तो इस फिगर को, छोटे से फिगर को साइड में बना देना है और बताना है प्रमुख रूप से हमें सारनाथ का स्तंभ यहाँ दिखाई देता है। सारनाथ के स्तंभ के बारे में विशेष रूप से भी टिप्पणी करने को आ सकती है आपसे। यहाँ अभी हम क्या कर रहे हैं, मौर्यकालीन स्थापत्य के भीतर ओवरऑल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारनाथ स्तंभ के बारे में बताना है और बोल देना है भाई पशु शीर्ष था यहाँ पर। यहाँ शीर्ष पर क्या है मौजूद है, 4 शेर मौजूद हैं और अत्यधिक पालिशदार और चमकदार है, जिसकी चमक अभी तक बनी हुई है। हालांकि अभी जो हमारे पास स्तंभ है यह सारनाथ का, केवल यह आधा टूटा हुआ भाग रह गया है, लेकिन कंप्लीट जो पूरा था ओवरऑल अभी समझ लेंगे। सारनाथ स्तंभ के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि यह कहाँ स्थित है, काशी में स्थित है। काशी अर्थात वर्तमान बनारस की बात की जा रही है। और उत्तर प्रदेश का कोई स्थापत्य है तो अलग से इस पर क्वेश्चन बनने की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है। दूसरा क्या पार्ट था, दूसरा लोक कला था भाई। लोक कला मतलब लोगों के बीच में जो प्रचलित कला थी उसे लोक कला या लोकप्रिय कला के रूप में जानते हैं। इसमें भी प्रमुख रूप से देखो मूर्तियां बनाएंगे लोग। मृदभांड मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। भैया या तो मूर्ति बनाएंगे या मिट्टी के बर्तन बनाएंगे या गुफाएं वगैरह, ठीक है। जो गुफा वगैरह पत्थरों को काट करके, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनको काट करके गुफा बनाई जाती थी। तो ये 3 प्रमुख थी आपकी जो लोक कला के रूप में प्रचलित थी। तो मूर्तियों के तौर पे भी यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति दिखाई देंगी। शुरुआती दौर में मौर्य काल में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां आपको दिखाई देती हैं। मृद भांडों में यहाँ उत्तरी काले पालिशदार मृद भांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW बोला जाता है इन्हें, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है भाई। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। तो मृदभांडों के स्तर पर आपको इसे बता देना है जो मौर्यकालीन समय में इन्हीं मृदभांडों को, यही मृदभांड मिले हैं आपके, है ना, काले पॉलिशदार मृदभांड। फिर गुफाओं के स्तर पर जब बताओगे तो बताना है भाई बराबर की गुफाएं आपको दिखाई देती हैं और नागार्जुन की गुफाएं। देखो बराबर की गुफाओं का संबंध अशोक से था, नागार्जुन की गुफाओं का संबंध अशोक का ही पौत्र था दशरथ। और दोनों आपको अगर पूछा जाएगा कि अशोक और दशरथ इन दोनों को ही काल में बौद्ध धर्म को अनुसरण, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया था भाई। दोनों शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म का पालन किया जाता था। अब लेकिन यह जो बराबर की गुफाएं हैं और नागार्जुन की गुफाएं हैं, इनका संबंध किससे है, तो आजीवक संप्रदाय से है।
यहाँ धार्मिक सहिष्णुता भी नजर आएगी आपको, है ना। इस काल में मौजूद धार्मिक सहिष्णुता का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है, क्योंकि यह गुफाएं थी किसके लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए। राजा किसको संरक्षण दे रहा है, बौद्ध धर्म को, और दान किन्हें कर रहा है, दान आजीवक संप्रदाय को कर रहा है। क्लियर बात है। आजीवक संप्रदाय आप जानते होंगे ना, इसके संस्थापक मखली गोसाल रहे हैं। तो यहाँ आपको धार्मिक सहिष्णुता वाला पॉइंट्स भी कैसे निकालना है यह समझ में आ गया होगा। चलो मौर्यकालीन स्थापत्य देख लिया, इसी के भीतर आपका दरबारी कला के अंदर देखा था हमने सारनाथ स्तंभ के बारे में, जब स्तंभों का अध्ययन किया था। अब सारनाथ स्तंभ के बारे में अलग से स्पेसिफिक प्रश्न अगर बनेगा तो आपको फिगर बनाना है, और फिगर के साथ में आप एक तरीका यह भी होता है, एक एक फिगर के साथ में एक एक पार्ट को इंडिकेट करते हुए उसके बारे में थोड़ा दो दो लाइनें चार चार लाइनें लिख लो, और 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आराम से इजिली ऐसे टैकल किया जा सकता है। ठीक है भाई। तो जैसे यह सारनाथ स्तंभ दिया हुआ है, तो सबसे नीचे यह जो पार्ट दिख रहा है आपको आधार है, इसे बोला जाता है यष्टि। ध्यान से देखना, सबसे नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, यह यष्टि कहलाता है। इसके ऊपर आपको देखो उल्टा कमल टाइप की संरचना दिख रही होगी, इसे बोलते हैं अवनांग मुखी। अवनांग मतलब नीचे की ओर मुख हो जिसका, तो अवनांग मुखी कमल जो है यह इसके ऊपर का पार्ट कहलाता है। और इसके ऊपर जो पार्ट है देखो, यहाँ पर 4 पशु आपके और 4 चक्र नजर आएंगे। यह फलक जो इसके ऊपर फलक जो मौजूद है, फलक के ऊपर ही यह शीर्ष पशु 4 पशु नजर आएंगे, यानी कि पशु जो है इन तरीके के स्तंभों के शीर्ष पर रहता था। एक बात और याद रखना, ये पूरा का पूरा जो स्तंभ है एकास्म है। एकास्म का मतलब समझते हो, एकास्म का मतलब होता है पूरा एक ही पत्थर को काट करके यह संरचना बनाई गई है, अपने आप में एक पत्थर है, ना कि अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके नहीं बनाया गया। ठीक है भाई, इससे समझने की कोशिश करना। तो ये पूरा एकास्म है, और एकाश्म पत्थर के साथ में ही यह सारनाथ स्तंभ बनाया गया है। साथ ही अभी के समय में हमारे पास आधा इसका टूटा हुआ भाग मौजूद है। नीचे वाले भाग को आधार को यष्टि बोलते हैं, उसके ऊपर अवनांग मुखी कमल, और उसके ऊपर फलक, और फलक पे ही 4 पशु और आपका 4 चक्र मौजूद हैं, और सबसे ऊपर शीर्ष पर 4 शेर हैं। ठीक है, 4 शेर हैं। यह पूरा हो गई स्ट्रक्चर हमें सारनाथ स्तंभ के बारे में जब भी लिखने को आएगा। और यह कुछ विशेषताएं हैं, जैसे जो यष्टि है आपका, यह वृत्ताकार रूप में है। हम देख रहे हैं ना यष्टि किस रूप में है, इस रूप में वृत्ताकार संरचना दिखाई देती है। और जैसे ही हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसकी चौड़ाई क्या होती जा रही है, चौड़ाई घटती चली जा रही है। तो ध्यान रखना, बनाते वक्त भी यह सावधानी रखना। तो चौड़ाई इसकी घटती चली जाएगी। साथ ही एकास्म पत्थर मौजूद है, और पॉलिश और चमकदार, यहाँ पॉलिशदार और चमकदार रूप में पाया जाएगा। और इसका संबंध अशोक के अभिलेखों से, यानी कि यह जो स्तंभ बनाए जाएंगे इसके ऊपर आपका अशोक के द्वारा अभिलेख लिखाए जाते थे, जहां दरबारी आदेश लिखे जाते थे। साथ ही कोई यदि घोषणा की जाती थी वह भी इन स्तंभों पर लिखी जाती थी। यहाँ भाषा कौन सी होगी, प्राकृत भाषा होगी और ब्राह्मी लिपि होगी। ज्यादातर जो अभिलेख हैं वो यहाँ पर प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं, और लिपि ब्राह्मी का प्रयोग किया गया है। क्लियर बात है। यह कुछ बेसिक सी जानकारी है जो सारनाथ स्तंभों के बारे में जब लिखना है तो जरूर बताना है। इसके बाद इसको कनेक्ट कर देना है वर्तमान से। जैसे जो राजकीय चिन्ह है, जो चक्र है, वो कहां से लिया गया है, राजकीय चिन्ह जो आप देखते हो, या ये जो पशु 4 हैं ये राजकीय चिन्ह के रूप में हमारे दिखाई देते हैं भारत के, तो इसी सारनाथ स्तंभ से ही उठाए गए हैं। क्लियर। और यह 4 शेरों के बारे में भी बता देना है कि चक्रवर्ती राजा का भी प्रतीक है यह 4 शेर, यानी कि चारों दिशाओं में सम्राट अशोक का उस समय शासन हुआ करता था। इसका भी एक प्रतीक चिन्ह के रूप में ऐसे भी व्याख्या इन 4 शेरों की जाती है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए, तो इनको भी आप अपने उत्तर में शामिल करना, इससे संबंधित यदि प्रश्न आपको लिखने के लिए दिया जाता है। फिर आते हैं मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य के बारे में। चलो फिर मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य के बारे में जब लिखना होगा तो क्या क्या बताओगे भाई। सबसे पहले तो स्तूपों के बारे में लिखोगे, और चैत्य और विहार और मूर्ति कला। क्योंकि मौर्योत्तर काल में ही आप जानते हैं इस समय कुषाण वंश आया, कुषाण वंश के ही दरबार में मूर्ति कला का विकास सबसे ज्यादा दिखाई देता है। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, जहां गांधार और मथुरा कला शैली बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई देगी, है ना, इसके संरक्षण में विकसित हो रही होगी। तो मौर्योत्तर कला में जब भी स्थापत्य के बारे में लिखने को आएगा तो पहले स्तूप और चैत्य विहार और मूर्ति, चूंकि स्तूपों का विकास पीछे से होता चला आ रहा था। मौर्य काल में स्तूपों का विकास हो चुका था, लेकिन शुरुआती स्तूप बहुत ही साधारण प्रकार के स्तूप होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल में आएंगे, तो स्तूपों में भी अलंकरण वगैरह और विकसित होने शुरू हो जाएंगे। चैत्य विहार भाई, जब बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया था तो चैत्य और विहारों का निर्माण भी उनसे संबंधित है। अभी जान जाएंगे भाई क्या चैत्य है क्या विहार है, क्योंकि कनेक्शन जब एक दूसरे से होगा तभी तो स्थापत्य आएगा। जब तक आवश्यकता नहीं होगी भैया, तब तक कोई स्थापत्य कैसे विकसित किया जाएगा। तो क्यों भाई चैत्य और विहारों की आवश्यकता हुई, अभी समझ लेते हैं। पहले स्तूप को समझते हैं। देखो स्तूप में शुरुआती स्तूप कैसे थे, केवल यह संरचना आपको अंड जो आपकी संरचना है यह, और इसके ऊपर हर्मिका, केवल इतना दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही मौर्योत्तर काल में आगे बढ़ेंगे तो स्तूपों के ऊपर आपको देखो श्रद्धा सम्मान, है ना, और यहाँ देखो
कटा हुआ है। हालांकि आप समझ लीजिएगा वेदिका, ये जो दीवार थी इसको क्या बोलते थे? वेदिका। तीसरा पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है, श्रद्धा सम्मान, और तीसरा कौन सा था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको ध्यान हो। ठीक, साथ ही और ऊपर यह जो हर्मिका था यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता था। क्लियर। और तोरण द्वार आपको दिखाई देगा। तोरण द्वार देखो, जब आप कभी भी स्तूप वगैरह जाना, स्तूप वगैरह में जब आप एंट्री करते हो तो दरवाजे को, जो प्रवेश द्वार होता है ना, इसे ही तोरण द्वार बोला जाता था। जितना ही आगे और बढ़ते चले जाओगे तोरण द्वार में अलंकरण और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है भाई। और वेदिका क्या है? वेदिका जो है यह दीवाल होती थी, स्तूप के चारों ओर की जो दीवाल थी इसे वेदिका बोला जाता था। और यह हर्मिका सबसे ऊपर पवित्र स्थान होता था। स्तूप तो जानते हो ना क्या होता है? स्तूप देखो जो बौद्धकालीन है, जैसे स्तूपों के भी 4 प्रकार होते हैं। चलो यहीं पर आ जाओ समझ लेते हैं। देखो 4 प्रकार अगर दिए होंगे, हाँ ये देखो 4 प्रकार के बेसिकली स्तूप होते हैं। पहला होता है आपका शारीरिक स्तूप, दूसरा पारभौगिक स्तूप, तीसरा उद्देशिका स्तूप, चौथा संकल्पित स्तूप। शारीरिक क्या होता है? जैसे भगवान बुद्ध के हमने पढ़े थे शुरू में, जो अवशेष थे शरीर के 8 प्रमुख स्थानों पर रखे गए, तो वह 8 आपके स्तूप कहलाए, जिसमें से 4 हमारे कहाँ मौजूद हैं? उत्तर प्रदेश में। तो जहां भगवान बुद्ध के शरीर का कुछ अंश मौजूद है वह शारीरिक स्तूप कहलाते हैं। पारिभौगिक स्तूप क्या होता है? भगवान ने जिन चीजों का उपभोग किया था अपने जीवन में, उदाहरण के तौर पर खड़ाऊ पहने थे भगवान बुद्ध ने, तो उन खड़ाऊ को जहां पर रख करके पूजा की जाती है, दफन किया गया है मान लो जिन खड़ाऊ को जहां पर, तो वह आपके पारिभौगिक स्तूप कहलाते हैं। उद्देश्य का मतलब होता है भगवान बुद्ध ने जीवन काल में अपने उद्देश्य दिया, उद्देश्यों का संकलन करके जहां पर रखा गया है स्तूपों में, वह उद्देश्य का स्तूप कहलाते हैं। चौथे फिर संकल्पित स्तूप होते हैं। किसी भगवान बुद्ध के शिष्य ने संकल्प लेकर के कोई स्तूप का निर्माण कराया तो वह संकल्पित स्तूप कहलाता है। क्लियर हो गया होगा एकदम कॉन्सेप्ट की 4 प्रकार के स्तूप होते हैं, और वह चारों प्रकार के स्तूपों का वर्णन यहाँ पर बता दिया गया है करके कि किस स्तूप का नामकरण किया गया है या शारीरिक पारिभौगिक किस आधार पर किया गया है। ठीक है भाई। अब स्तूपों के बारे में लिखना होगा तो कुछ बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि स्तूपों का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद में मिलेगा। आगे बौद्ध काल में या बौद्धों की यह मुख्य वास्तुकला बन जाता है। और क्या स्तूपों में किया जाता है समझ में आ गया। यहाँ पीछे 4 प्रकार इसीलिए समझाए गए। हालांकि जो शुरुआती स्तूप रहेंगे बहुत ही साधारण प्रकार के स्तूप रहेंगे, जिन्हें आगे बढ़ करके आगे चल करके आगे के कालों में जैसे मौर्योत्तर काल आए तो धीरे धीरे उन्हें सजाया जाने लगा। जैसे बाहरी वेदिका बन गई, तोरण द्वार जुड़ गया, बोधि वृक्ष की पूजा होने लगी, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां जुड़ गई इसमें। तो इस तरीके से हमें आगे स्तूपों में भी भिन्न भिन्न तरीके से अलंकरण दिखाई देगा। तो यह स्तूप का निर्माण, स्तूप का स्थापत्य कैसे शुरुआती दौर से आगे बढ़ा है क्लियर हो गया होगा। धमेक स्तूप का भी यहाँ विकास दिखाई देता है। आते हैं अब चैत्य और विहार की। चैत्य और विहार के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी केवल रख लो बस, आप एक एक पॉइंट 2-2 लाइन कम से कम लिख सको जब भी मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य के बारे में लिखने को आ जाए। जैसे चैत्य क्या होते थे? देखो चैत्य जो होते थे बौद्ध कालीन पूजा स्थल होते थे बौद्धों के। यह देखो चैत्य आप देख रहे होंगे, जो कारले के चैत्य वगैरह उदाहरण के तौर पर आपने देख रखे होंगे जो महाराष्ट्र में मौजूद हैं। यहाँ प्रवेश द्वार होता है और प्रवेश द्वार के साथ में एकदम किनारे लास्ट में एक स्तूप बनाया जाता है, जहां सारे ये बौद्ध भिक्षु जो रहते हैं ये पूजा करते हैं। पूजा करते हुए जब यह रुकने के लिए कहीं स्थान ढूंढते हैं तो वहीं मौजूद होते हैं विहार। तो चैत्य और विहार में अंतर समझो। यह चैत्य बनाया गया, चैत्य में ही किनारे भीतर एक स्तूप बना दिया गया। ठीक है, समझना अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ से बौद्ध भिक्षु आएगा, और बौद्ध भिक्षु आप जानते हैं कि वर्षा काल में क्या करते थे? स्टे करते थे। अब इस चैत्य में पहुंचे, चैत्य के पास में, और बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ पूजा की। वर्षा काल के समय में यहाँ विहार बना हुआ है, किनारे किनारे विहार बनाए जाते थे। इन विहारों में ही इन भिक्षुओं के स्टे करने के लिए, रुकने के लिए जगह बनाई जाती थी, है ना, कमरे होते थे समझ लो विहारिया। तो इन विहारों में रुकते थे, और फिर जैसे ही 4 वर्ष इनके वर्षा काल के जो तय हुए थे कि इन वर्षा कालों में रुकेंगे वहां पर, है ना, बाकी समय में ये प्रचार प्रसार के लिए घूमते रहेंगे। तो इन समय काल में यह विहारों में रुकते थे और चैत्यों में आकर के यहाँ पूजा करते थे। यही देखो किनारे स्तंभ के रूप में संरचना दिखाई देगी, और लास्ट में आपको एक स्तूप दिखाई देगा, और किनारे देखो यह विहार दिखाई देगा। और चैत्य और विहार का ऑब्जेक्टिव क्या था समझ में आ गया होगा। चैत्यों में क्या था? यह पूजा स्थल थे, और विहार क्या थे? इन भिक्षुओं के रुकने की जगह थी। क्यों रुकने की जगह थी समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मूर्ति कला देखो, मूर्ति कला के बारे में यदि समझना है तो पेपर 1 में तो डिटेल से पढ़ते ही हो। यहाँ कुषाण वंश में मूर्ति कला को संरक्षण दिया गया था। 3 प्रमुख शैलियों का विकास हुआ था। एक आपकी कहलाती है गांधार शैली। गांधार शैली उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में जब आप जाओगे गांधार शैली का विकास हुआ। और मथुरा में आपकी मथुरा शैली दिखाई देती है। और तीसरी देखो अमरावती शैली है, जो दक्षिण में आपकी दिखाई देगी, अमरावती शैली गोदावरी के क्षेत्र में।
चलो फिर एक एक करके इसके बारे में, अगर मथुरा कला शैली या मथुरा मूर्ति कला के बारे में थोड़ा आ गया तुलनात्मक रूप से, भाई कोई क्वेश्चन अगर बना दिया गया कि तुलनात्मक रूप से इसकी विशेषता बताइए कि यह आपकी गांधार और अमरावती से किस तरीके से भिन्न है, तो इनकी भिन्नताएं दिखानी है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, एक आपको लिस्ट बनानी है और लिस्ट में अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट्स पर, है ना, किन डायमेंशंस पर लिखना है, तो बहुत क्लियरिटी रहेगी। यहाँ भाषा अपनी देनी है, लेकिन यहाँ कीवर्ड्स समझ लीजिए, कीवर्ड्स निकाल करके ऐसे नोट्स बनाया करिए। जैसे पहला क्या है, किन कालों में यह विकसित हुई या किन काल के किस वंश के राजाओं के द्वारा इन्हें संरक्षण दिया गया। तो जब गांधार और मथुरा के बारे में हमने पढ़ा तो यहाँ कुषाण वंश के शासकों के द्वारा इस कला को या मूर्ति कला को संरक्षण मिला, और साथ ही वहीं अमरावती को आपका सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा संरक्षण दिया गया, है ना। फिर आते हैं इनका क्षेत्र। भाई क्षेत्र भी आपको पता है कि उत्तर पश्चिम का जो प्रांत है वह गांधार के लिए, और मथुरा में तो मथुरा क्षेत्र रहेगा, और कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र अमरावती कला के लिए रहेगा। फिर यह जो आपकी गांधार शैली है, भाई रोमन क्षेत्र के प्रभाव से स्वाभाविक सी बात है कि यूनानी और रोमन प्रभाव यहाँ ज्यादा दिखाई देगा, और मथुरा आपकी और अमरावती दोनों ही स्वदेशी कलाएं थी। फिर बात करेंगे गांधार कला में, तो गांधार कला में आपका बौद्ध कला, यानी कि जितनी मूर्तियां बनाई जाएंगी ना, ये सारी बौद्ध धर्म से ही संबंधित होंगी। लेकिन जो मथुरा की कला है, आपकी मूर्ति कला है, यहाँ बौद्ध धर्म भी रहेगा, जैन धर्म भी रहेगा, हिंदू धर्म भी रहेगा, सभी धर्मों की मूर्तियां दिखाई देती हैं। तो आप तुलना करने को आएगा ना, पहली देखो बढ़िया तुलना ये रहेगी कि यहाँ की जो मूर्तियों में या यहाँ की कला में धार्मिक सहिष्णुता ज्यादा दिखाई देती है, तुलनात्मक रूप से गांधार और अमरावती में। अमरावती और गांधार में स्पेसिफिकली बौद्ध कला का प्रमुखता से यहाँ प्रमुखता से ज्यादा विकास हुआ है, ठीक है। तो यह तुलनात्मक रूप से कैसे हमें श्रेष्ठता भी तो साबित करनी है भाई, उत्तर प्रदेश के बारे में अगर लिख रहे हो। फिर बात करेंगे कि यहाँ यथार्थवादी चित्रण है, यहाँ जो मूर्तियां बनेंगी यथार्थवादी। यथार्थवादी का मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब होता है जैसा आदमी यहाँ दिख रहा है ना आपको, जैसा उस समाज के लोगों को व्यक्ति दिखाई देते थे, तो वह चित्रण या मूर्तिकला बनाने की कोशिश वैसा ही करते थे जैसा समाज था। और वहीं जब आप मथुरा के क्षेत्र में जाओगे तो वहां मूर्तियों में आध्यात्मिकता ज्यादा दिखती है। आध्यात्मिकता में क्या दिखाई देगा, जैसे समझते हैं, जैसे उस समय के मनुष्य में लहराते बाल, योगी मुद्रा, प्रभा मंडल, है ना, ये सामान्य से एकदम। और वही जब आप मथुरा में जाओगे तो वस्त्र विहीन, अलंकार विहीन, मतलब अलंकार क्या है, कुछ नहीं है, माया है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। आध्यात्मिकता मतलब होता है कि वस्त्र विहीन, वस्त्र भी माया, अलंकार भी माया है, प्रसन्न चित्र मुद्रा है, और आभा मंडल जो होगा बहुत ज्यादा चमकता हुआ, देखा होगा ना अध्यात्म में जब कभी भी भगवान वगैरह को दिखाया जाता है तो उनका आभा मंडल पीछे चमकता है ना। तो इस तरीके का ही चित्रण किया गया है जो मथुरा कला शैली में विकास हुआ है मूर्तियों का, ठीक। और अमरावती में बुद्ध के जीवन या जातक कथाएं, यानी कि बुद्ध के पुनर्जन्म की जो बात की गई थी, उनका चित्रण किया जाता है इस समय की मूर्तियों में। तो मूर्ति कला का विकास जो हुआ है, अगर लिखने को अब आएगा मथुरा पर भी या तुलनात्मक रूप से भी लिखने को आएगा तो आप लिख लोगे ना, बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और फिर जब भी अपना आंसर लिखना तो ऐसे मैप्स वगैरह के माध्यम से उनकी लोकेशन बताने की कोशिश किया करो। जैसे देखो, यह भी एक तरीका होता है लोकेशन बताने का, है ना। आपने मल्टीपल का साइन दिया और बता दिया ये गांधार शैली है, और माइनस का साइन दिया, मथुरा शैली बता दिया, और यह सर्किल बनाया तो बताया यह अमरावती। तो मैप पर भी क्लियर हो गया, कुछ स्पष्ट करने की जरूरत आगे रहेगी नहीं, क्योंकि आपको मैप के माध्यम से ही बहुत अच्छे से समझ जाएगा और एक नंबर आप एक्स्ट्रा ही पा जाओगे। अब आते हैं गुप्त काल पर। देखो, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के बारे में यहाँ पढ़ना है। मंदिर स्थापना, जब पीछे मूर्ति बन गई, अब मूर्तियों को कहीं रखने के लिए उनको घर चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। भगवान को रखने के लिए घर चाहिए, घर के लिए मंदिर स्थापत्य। और मंदिर स्थापत्य सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देता है, गुप्त काल में दिखाई देता है, क्योंकि गुप्त काल के शासकों के द्वारा ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया गया था। जानते हैं ना ये चीजें, लिंक करना सारी चीजें। गुप्त काल के शासकों के द्वारा ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया गया था। अब इसी काल के शासकों के द्वारा मंदिर निर्माण होगा। हालांकि शुरुआती मंदिर इस समय जो होंगे वही उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख रूप से दिखाई देंगे। आगे जो मंदिरों का विकास फिर दिखाई देता है ना, बहुत भव्य मंदिर बनेंगे। लेकिन हम शुरुआती मंदिर पढ़ेंगे गुप्त काल में। और गुप्तकालीन अगर मंदिर स्थापत्य पर लिखने को आएगा तो ऐसा तो है नहीं केवल 2 मंदिर जो आप जानते हो, है ना, प्रीलिम्स के स्तर पर पढ़ते हो, वह यहाँ मेंस पर लिखने से खाली काम चलेगा नहीं। तो सारी चीजें आपको लिखनी है। जैसे कनेक्ट करना है पहले कि मंदिर की आपको शैलियां बतानी है, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, 3 प्रमुख शैलियां थी। सॉरी, द्रविड़ बता रहा हूं, बेसर शैली, ठीक है। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, 3 प्रमुख शैलियां थी। तो नागर आपकी उत्तर क्षेत्र में और द्रविड़ आपकी दक्षिण के क्षेत्र में, बेसर आपकी उत्तर और दक्षिण के मध्य में पाई जाती है।
तीन प्रमुख शैलियां बताई। फिर गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य बताओगे तो यहाँ नागर शैली के मंदिर प्रमुख रूप से दिखाई देंगे। दूसरा हमने यह बताया फिर मंदिर जो स्थापत्य का विकास हुआ है गुप्त काल में वह 4 चरणों से होकर गुजरा है। इन 4 चरणों को यहाँ समझ लेना बहुत ध्यान से। बहुत आसान है, बहुत कॉमन सेंस बेस पर इस अप्रोच को समझने की कोशिश किया करो। ब्रेन स्टॉर्मिंग देखो ये चीजें तेज हो जाएंगी जब आप बार बार रिवीजन कर लोगे ना अपने नोट्स का, अपने मटेरियल का, या इस तरीके के नोट्स निकाल करके अपने भी नोट्स अपने हैंड रिटन या प्रैक्टिस करोगे, बहुत तेज रिवीजन होगा। जैसे मंदिर स्थापत्य जब लिखोगे तो 4 हमने अपने दिमाग में बनाया कि भाई दिमाग में क्या बनाया, ये चीजें हैं कि 4 चरणों में ही यह स्थापत्य विकसित हुई है। पहले चरण में स्वाभाविक सी बात है, बताओ कि शुरुआती जो मंदिर रहेंगे कोई अलंकरण नहीं दिखाई देगा और प्रारंभिक मंदिर पहले चरण में दिखाई देंगे आपको। यह जो देख रहे हो संरचना यही शुरुआती मंदिर है। ये मत सोचना इसमें शिखर कहाँ गया, भैया पहले चरण में शिखर था ही नहीं। स्वाभाविक सी बात है, केवल पहले क्या है ऊंचा चबूतरा हुआ करता था, इसके ऊपर गर्भगृह वर्गाकार बना दिया जाता था, बस यही मंदिर था उस समय। ठीक है, यही क्या है गर्भगृह में ही मूर्ति स्थापित कर दी जाती थी। पहला चरण इस तरीके का है। कुछ एग्जाम्पल जैसे एरण का मंदिर और तिभुआ के मंदिर थे। दूसरा चरण आया तो पहले जैसी विशेषताएं रहेंगी, केवल यहाँ ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ आ जाएगा, शिखर अभी भी नहीं था। ध्यान रखना, पॉइंट ध्यान रखने वाला बात क्या है कि शिखर का विकास अभी भी नहीं हुआ था। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास पार्वती मंदिर जो मध्य प्रदेश में मौजूद है। फिर तीसरे चरण में आते हैं। जो तीसरा चरण है महत्वपूर्ण चरण है। क्यों महत्वपूर्ण है बोले, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के समय जो नागर शैली के मंदिर दिखाई देते हैं वो उनका विकास तीसरे चरण में आकर के हुआ है भाई। तीसरे चरण में गर्भगृह के ऊपर शिखर का निर्माण शुरू हो गया था, अलंकरण भी बढ़ गया और आलों में मूर्तियां वगैरह रखी जाने लगी। मंदिर गए हो, मंदिर के भीतर घुसते हो तो किनारे आले बने होते हैं। आले मतलब किनारे छोटे छोटे आपने देखे होंगे, आले बनाए जाते हैं जहां मूर्तियां रखी जाती है छोटी छोटी। तो यह तीसरे चरण में यह भी शुरू हो गया जहां मकर वाहिनी, गंगा और कुर्म की मूर्तियां रखी जाने लगी। फिर इस मंदिर की कुछ प्रमुख इस चरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे सारी जो नागर के शैली की आप विशेषताएं लिखते हो वो सारी विशेषताएं यहाँ पर लिख देनी है। ऊंचा एक चबूतरा, ऊपर गर्भगृह वर्गाकार, फिर एक शिखर होता था, है ना। शिखर के साथ साथ में आपको यह बताना है कि यहाँ पंचायतन शैली में भी मंदिर का निर्माण होता था। पंचायतन शैली क्या है, देखो पंचायतन शैली यह जो फिगर बना हुआ है यहाँ समझ लो। बीच में मध्य में एक प्रमुख मंदिर, मुख्य मंदिर और आसपास 4 छोटे छोटे मंदिर, तो ये 5 हो गए कुल मंदिर, इसीलिए बोलते थे इसको पंचायतन शैली, कला शैली। और इसके एग्जाम्पल जो प्रीलिम्स के स्तर पर पढ़ते हो गुप्तकालीन मंदिर, एक देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो हमारे ललितपुर जिले में है और दूसरा भीतरगांव का मंदिर यह कानपुर में है। और शुरुआती मंदिर आपके किससे निर्मित होते थे भाई, ईंटों से निर्मित होते थे। शुरुआती स्तूप किससे निर्मित होते थे, ईंटों से निर्मित होते थे। शुरुआती मंदिर किससे निर्मित होते थे, ईंटों से निर्मित होते थे। तो यह कॉमन सेंस बेस्ड पर समझने की कोशिश किया करो, इसमें रटने वाला कुछ नहीं होता है। फिर आएंगे हम चौथा चरण जो दिखाई देगा, तो चौथे चरण में कुछ नहीं, आपका मंदिर ऐसे ही है, केवल आपका प्रक्षेपण निकाल दिया जाएगा शिखर का। प्रक्षेपण मतलब क्यों निकाला जाएगा, देखो आधार जितना ही बढ़ा दिया जाएगा उतना ही ऊंचे शिखर बनाए जा सकते हैं, क्लियर बात है। तो प्रक्षेपण निकाला ही गया चौथे चरण में इसलिए ताकि ऊंचे ऊंचे शिखर बनाए जा सके। तो यह 4 चरण थे। क्या कठिन है, बिल्कुल सारे आपको देखो साथ के साथ तैयार हो गए होंगे, जिन 4 चरणों में गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ है और बहुत आसानी से आप लिख पाओगे यदि प्रश्न आपसे बना दिया गया। और गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध उत्तर प्रदेश से है, इसलिए पूछने की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहेगी वास्तुकला के भीतर। चलो फिर इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला समझते हैं। देखो इंडो मतलब होता है भारत के कुछ लक्षण, है ना, कुछ स्थापत्य में भारतीय लक्षण दिखाई दें और इस्लाम जो इस्लामिक लक्षण दिखाई देंगे, इसीलिए मिलाकर के इसको इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला बोला जाता है। अब यहाँ प्रमुख रूप से हमें कौन कौन से स्थापत्य के बारे में अध्ययन करना है, जैसे मेहराबों को देखना है। हमारे ये समझिए जो इस्लामिक कंट्री से लोग आए या जो आपके तुर्कियों का आगमन हुआ सर्वप्रथम, तो तुर्कियों के आगमन के समय से पहले हमारे यहाँ जो स्थापत्य था, शिल्पकार थे भारतीय, वो मेहराबों का प्रयोग ज्यादा नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि मेहराबों से परिचित नहीं से, मेहराबों से परिचित तो थे लेकिन अपने स्थापत्य का प्रमुख भाग नहीं बनाते थे। जैसे ही ये तुर्की आते हैं, अब तुर्कियों को अलग ही प्रेम था मेहराबों से, तो इन्होंने जितना स्थापत्य किया तो मेहराबों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया स्थापत्य में। तो इसीलिए यह इंडो इस्लामिक स्थापत्य में मेहराबों का निर्माण देखना है। फिर गुम्मदों का निर्माण देखना है, गुम्मदों का इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, और मीनारों का। अभी देखेंगे हम मीनारों के स्तर पर भी कि किसका निर्माण किया और क्या है मीनार का संबंध कैसे था इस्लामिक लोगों से, है ना। सजावटी वस्तुएं जैसे यहाँ पित्रादुरा शैली दिखाई देगी, जाली वगैरह दिखाई देती है इनके स्थापत्य में। तो यह प्रमुख रूप से आप इसमें कुछ इसकी विशेषताएं बताओगे, सजावटी वस्तुओं का प्रयोग कैसे करते थे। प्रमुखता से हमें 3 यहाँ स्थापत्य पढ़ने हैं, मेहराब का देखेंगे और फिर गुम्मद देखेंगे और फिर मीनार देखेंगे। आ जाइए समझते हैं। जैसे ही तुर्कियों का आगमन होता है तो यह तीनों प्रमुख स्थापत्य अपने साथ लेकर के आते हैं।
मेहराब क्या है भाई? मेहराब की संरचना आपने देखी होगी कि मेहराब देखो इस तरीके का ही जो फिगर बनाया गया है ना, यह मेहराब संरचना दिखाई देती है। अब आपको बता दिया कि भारतीय शिल्पियों के पास में पहले से जानकारी थी, ऐसा नहीं कि यह निर्माण करना कौन बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इनका प्रयोग नहीं होता था। प्रयोग के स्तर पर सबसे पहले कहां दिखाई देगा? सबसे पहले हमें इसका प्रयोग कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का जब झोपड़ा, और 2.5 दिन का जो झोपड़ा बनाया गया, समझिए यहाँ पर पहले संस्कृत का विद्यालय हुआ करता था, संस्कृत का विद्यालय हुआ करता था, दीवारें तो थी वहां पर उस विद्यालय की, उसके ऊपर ही आपका यह मेहराब बना दिया गया, तो वह बन गया आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। तभी बोल दिया गया भैया इन्होंने, ऐबक साहब ने 2.5 दिन में बना के खड़ा कर दिया। और कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद बनी है, यहाँ भी इस मेहराब का शुरुआती मेहराबों का प्रयोग किया गया है। बहुत साधारण से सिंपल मेहराब रहेंगे और वह प्रयोग किया जाएगा इन दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा, और शासक में भी सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने पहली बार किया है ना प्रयोग, अपने आंसर में उसको कोट जरूर किया करो, है ना, पहला ही सब याद रखते हैं, उसके बाद आगे सब भूल जाते हैं। फिर आते हैं, जैसे रैंक वन सब याद रखते हैं, उसके आगे की रैंक नहीं याद रखते हैं लोग। वहीं मुगल बादशाह के बारे में आएंगे तो मुगल बादशाह शाहजहां हुआ। शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा गया। जब स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा गया, तो जब मेहराबों के बारे में लिखोगे और शाहजहां के बारे में नहीं बताओगे, तो बताओ भैया शाहजहां जी गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे? तो इसीलिए बताना है कि शाहजहां के काल के आते आते यहाँ पत्तेदार मेहराब, जिसे फॉलिएटेड मेहराब बोला जाता था, पत्तेदार मेहराब को समझ लो, यहाँ फिगर बना करके इसीलिए समझाया गया है एक एक चीज, ताकि क्लियर हो जाए। जो कीवर्ड्स भी दिए गए हैं वो कीवर्ड्स भी यहाँ डिस्कस कर दिए जाते हैं, ताकि कीवर्ड समझने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे फॉलिएटेड जो आपके ये मेहराब होते हैं, एक मेहराब के भीतर कई सारे मेहराबों का निर्माण शुरू हो गया, और आगे यह जैसे ही काल बढ़ता चला जाएगा तभी यह होगा ना। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत से अब हम मुगल काल में देखेंगे, तो मुगल बादशाह शाहजहां के काल में स्थापत्य का स्वर्ण काल था, और वहां मेहराबों का फॉलिएटेड रूप में निर्माण होने लगा, यानी कि एक मेहराब के भीतर भी कई सारे मेहराब बनाए जाने लगे। फिर इन्हीं चीजों का प्रयोग उस समय मौजूद प्रांतीय शासकों के द्वारा भी अपने स्थापत्य में किया गया। यह हो गया आपका डिटेल से थोड़ा सा डिस्कशन मेहराबों के बारे में। और अब गुम्मद के बारे में समझते हैं। तो देखो, गुम्मद के बारे में जब लिखना होगा तो बताना है कि सर्वप्रथम जो गुम्मद का प्रयोग किया गया है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के लिए जो प्रवेश द्वार बनवाया, देखो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाकर चला गया था कौन? बोले कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके लिए एक प्रवेश द्वार बनाया गया। अब प्रवेश द्वार जो बनवाया गया ना, वहां इस गुम्मद का प्रयोग किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो गुम्मद का प्रयोग सर्वप्रथम कहां दिखता है, यह समझ में आया हमें। साथ ही प्रीलिम्स के स्तर पर भी आपसे पूछा जा सकता है, और जब मेंस के स्तर पर लिखोगे तो यह भी बताना है आपको। लेकिन होता क्या है, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी साहब जो इसका बेस रखते हैं ना, आधार, वो वर्गाकार रखते हैं। देखो, अभी तक वर्गाकार रखते थे, लेकिन आगे के काल में जब लोधी शासक आएंगे, जब गुलाम वंश के शासक के बाद में खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के शासक के द्वारा गुम्मद का प्रयोग सर्वप्रथम निर्माण कहाँ किया गया, तो बताया गया कि जो कुव्वतुल इस्लाम बना गया था, वही वहां के लिए जो प्रवेश द्वार बनाया गया, तो खिलजी साहब ने वहां के लिए क्या किया, वहां के लिए ही सर्वप्रथम गुम्मद का प्रयोग किया प्रवेश द्वार के लिए। अब उस गुम्मद का प्रयोग लेकिन जिस बेस पर किया गया, वह बेस था वर्गाकार। तो वर्गाकार होने के कारण ज्यादा बड़े आकार का गुम्मद नहीं बन पाया। बोले बड़े आकार का गुम्मद बनाना है तो लोधियों को बताया गया, भाई तुम अष्टकोणीय आधार रखो। तो लोधी शासकों ने अष्टकोणीय आधार रखा और बड़े बड़े और वर्गाकार सुंदर, मतलब वर्गाकार बोल रहा हूं, बड़े बड़े और सुंदर गुम्मद बनाए। तो लोधी शासकों ने बड़े बड़े और सुंदर गुम्मद तो बनाए। अब लोधी और एक कदम आगे बढ़ना चाहते थे, बोले हम दोहरे गुम्मद ही बनवाएंगे, लेकिन दोहरे गुम्मद नहीं बनवा पाए। तो दोहरे गुम्मद जो बने वो आगे के कालों में बने, वो भी मुगल बादशाह के काल में। तो यह इसमें आपको दोहरे गुम्मद में सफलता किसे मिलती है, मुगल शासकों को मिलती है। एक एक क्रम से समझते हुए चलना, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी साहब के द्वारा सबसे पहले जब प्रवेश द्वार बनवाया गया ना कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के लिए, तो वहां गुम्मद बनवाया गया, लेकिन यह गुम्मद जो था वर्गाकार आधार पर था, तो बहुत बड़ा गुम्मद नहीं बन पाया। लेकिन जैसे ही लोधी भैया लोगों को बताया गया कि अष्टकोणीय आधार पर बनवाओ, तो उन्होंने बड़े बड़े और सुंदर गुम्मद बनवा लिए, लेकिन और कदम आगे बढ़कर जाना चाहते थे, बोले हम दोहरे गुम्मद बनवाएंगे। बोले दोहरे गुम्मद नहीं बनवा पाओगे यार, है ना, उसमें सफलता नहीं मिल पाई। उसमें सफलता मिली मुगल शासकों को, और मुगल शासकों में भी उदाहरण के तौर पर समझना है तो हुमायूं का मकबरा यहाँ देख लेना है। हुमायूं का मकबरा ही है जो पहला दोहरे गुम्मद का पहली बार जहां प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो मुगल शासकों के द्वारा ही पहली बार दोहरे गुम्मद का प्रयोग किया गया। वो भी कहां बनवाया गया, हुमायूं के मकबरे में यह प्रयोग किया जाता है। और अगर सबसे ज्यादा खूबसूरत गुम्मद ही बनवाया गया है ना, तो वह भी मुगल काल में बनवाया गया है, और वो सभी जानते हो 7 आश्चर्यों में आता है आपका ताजमहल।
यह भी गुम्मद का ही एक प्रकार है। और विश्व का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा गुम्मद, तो विश्व का सबसे बड़ा गुम्मद है गोल गुम्मद, और यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया था। गुम्मद के बारे में अगर लिखोगे तो इतने अगर तथ्य आपने दे दिए बहुत हैं। अब बताओ, आगरा के बारे में लिखने को आया था, अब आगरा के स्थापत्य में जब भी लिखोगे तो ताजमहल नहीं डालोगे क्या वहां पर, लाल किला आगरा का नहीं डालोगे, ये सारे स्थापत्य आपको बताने हैं। इन सारे स्थापत्य को ही बताते हुए आपको अपने आंसर को कंक्लूड करना है। इसको इंडो इस्लामिक स्थापत्य से भी जोड़ सकते हो, ठीक है। फिर तीसरा स्थापत्य कौन सा था, मीनार। देखो मीनार जो है, जैसे आप देखते हो ना मीनार, यह मीनार इस्लाम धर्म के लिए एक धार्मिक संरचना है, ठीक है। इसका प्रयोग नमाज पढ़ने के लिए मुअज्जिन के द्वारा किया जाता है। तो मीनार अपने आप में एक धार्मिक संरचना है, यहाँ नमाज पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्लियर। और मीनार कौन सी आप जानते हो, कुतुब मीनार तो हर कोई जानता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। साथ ही एक और प्रमुख मीनार है जो झूलती हुई मीनार के रूप में जानी जाती है। यह गुजरात के शासक हुए अहमद शाह और उसका गुलाम हुआ बशीर। गुलाम बशीर के द्वारा ही झूलती हुई मीनार का निर्माण कराया गया। इसके बारे में आज भी है कि अगर एक मीनार को झकझोरोगे तो दूसरी मीनार में आपका स्वतः कंपन होने लगता है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है झूलती हुई मीनार की। तो यह कुछ प्रमुख मीनारें हैं, जैसे कुतुब मीनार, झूलती हुई मीनार। इसको आपको एग्जाम्पल में कोट करना है जब भी स्थापत्य, इंडो इस्लामिक स्थापत्य पर लिखने को आएगा। तो ये तीन प्रमुख रूप से स्थापत्य हैं, और फिर कुछ सजावटी वस्तुओं का जो प्रयोग किया गया इनके द्वारा वह बता देनी है और अपने आंसर को कंक्लूड कर देना है एक बढ़िया निष्कर्ष देते हुए, ठीक है। चलिए फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं। आज का वीडियो जो प्रमुख टॉपिक थे वो डिस्कस कर दिए गए हैं। अब जो दो प्रश्न मिलेंगे वो प्रश्न लिखने में भी आपको आसानी हो जाएगी, बहुत इजीली उनको आप टैकल कर पाओगे। यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, यह डिस्कशन देख कर ही आप कोशिश किया करो। अगर आपको लिखने में समस्या आ रही है तो आपको क्या है, बहुत थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी यहाँ से कि किस आधार पर आपको लिखना है। चूंकि शब्द आपको अपने ही देने हैं, शब्द अपने देने हैं, तथ्य यहाँ से कुछ मिल जाएंगे आपको, अपने नोट्स में वैल्यूएशन मिल जाएगा। कोशिश यह की जाती है कि आपके साथ डिस्कशन क्यों किया जाए, उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। और अगर इंग्लिश वगैरह में आपको नोट्स जैसे आप बोलते रहते हो, तो इंग्लिश में क्या किया करो, आप की नोट्स इसके निकाला करो। जैसे कीवर्ड्स निकाले, उन कीवर्ड्स को यार इंग्लिश में लिख लिया, क्योंकि कीवर्ड्स ही तो लिखने हैं, और कीवर्ड्स इंग्लिश में लिखना बिल्कुल टफ नहीं होना चाहिए। फिर आप कैसे उत्तर कैसे लिखोगे 200 शब्दों में भाई, हाँ। तो वो चीजें क्या है, खुद से थोड़ा बहुत मेहनत कर लो इतनी। और इंग्लिश मीडियम में अगर आप देख रहे हो तो उसको कीवर्ड्स को आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कर लिया करो। खास करके यार जितने कल्चर वल्चर के जो शब्द हैं, ये तो ज्यादातर क्या है, इंग्लिश में और हिंदी में लगभग एक जैसे ही होते हैं। जहां जहां पर डिफरेंस होते हैं थोड़े बहुत, वो कुछ बोल देता हूँ, जितना आता है मुझे उतना मैं बोल देता हूँ। चलो फिर वीडियो को यहीं खत्म करते हैं डिस्कशन को, और आज अभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, वीडियो अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।